नमस्कार दोस्तों, आज अपॉर्चुनिटी है मिस्टर अनन्य कुमार से मिलने का, जो कि प्रेसिडेंट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एएसके एसेट मैनेजमेंट कंपनी से है। जो मार्केट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, कन्फ्यूज़न है, आज इन्वेस्टर काफ़ी कंफ्यूज है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन करंट सिनारियो यू हैव चेंज योर स्ट्रेटजी राइट नाउ? नो, वी हैवंट चेंज एनी स्ट्रैटेजी। ओके, हमने तो हमारा जो थीमेटिक जो अप्रोच था वो अभी भी हमने उन चारों थीम्स का रखा हुआ है। हमने स्टॉक्स में कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव किए। जैसे लाइट हाउस में हमारे बैंक्स नहीं थे, आज आप देखेंगे तो बैंक्स आ गए हैं। प्राइवेट एंड पीएसयू बोथ दोनों हैं उसमें, और उस वजह से आप देखेंगे लाइट हाउस एज ऑन February इज द क्वार्टाइल 1 फंड इन इट्स परफॉर्मेंस। सो दैट वे जो हमने जो थोड़े स्टॉक लेवल जो चेंजेस किए हैं उसका आउटकम भी दिखना शुरू हो गया है। तो सर, हाउ मच इम्पैक्ट डू यू थिंक ग्लोबल फैक्टर लाइक यूएस इंटरेस्ट रेट, जियोपॉलिटिकल टेंशन विल हैव ऑन इंडियन मार्केट? इट कैन सर। देखो, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि अल्टीमेटली हम ग्लोबली इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पूरा जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई दो देशों के बीच में नहीं रही, ये लड़ाई एक्चुअली आपकी इकोनॉमी पे हो चुकी है। और अगर नेचुरल रिसोर्सेज को जितना ज़्यादा हिट लगेगा, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और आपके फ्यूल दोनों पे इम्पैक्ट आएगा। जैसे अभी आप देखेंगे तो आपके एल्युमिनियम प्राइसेस हैव स्टार्टेड मूविंग अप, स्टील प्राइसेस हैव स्टार्टेड मूविंग अप, आपके गैसोलिन एंड द क्रूड प्राइसेस हैव मूविंग अप। नाउ दीज हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर इकोनॉमी। वही मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे कि ऑलमोस्ट $10 क्रूड अगर इंक्रीज होता है तो मोटा मोटी 40 बिप्स के आसपास इम्पैक्ट जीडीपी पे आता है। अभी हमें यही देखना है कि कितनी जल्दी ये वॉर रुकता है। और जैसे मैंने बताया, अब ये वॉर 2-3 देशों के बीच का नहीं रहा, ये वॉर पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रहा है। तो पूरी कोशिश होगी वर्ल्ड की भी कि इस वॉर को जल्दी खत्म की जाए। आई थिंक उसके बाद हम डैमेज को एसेस कर पाएंगे कितना लंबा होगा। तो सर, फिर इस करंट सिनारियो में क्लाइंट को अपने पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस करना चाहिए? अपने पोर्टफोलियो को लार्ज कैप बायस बनाएं। ओके, अपॉर्चुनिटी बहुत ही माउथ वाटरिंग लेवल पे है वहाँ पे। हमारा एक बल्कि फंड है कोर, जिसमें हमने लार्ज कैप पे ही हम प्ले कर रहे हैं अभी, जबकि हम फ्लेक्सी कैप भी ले सकते हैं, 30% नॉन लार्ज भी ले सकते हैं, बट अभी हमारा 100% लार्ज कैप है उसके अंदर। द बेस्ट पार्ट है खाली 15 स्टॉक ही है पोर्टफोलियो में। तो मेरा मानना है कि अगर आपको आज के टाइम में देखना है तो लार्ज कैप में प्ले करें, और वहां प्ले करें जहां पे कि फंड मैनेजर अपने कन्विक्शन को एक्टिव वेट्स के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि 15-20 स्टॉक का पोर्टफोलियो एक्टिव वेट शो करे पोर्टफोलियो में। एग्जांपल मैं देता हूं, तो हमारे कोर में बजाज फिनसर्व का जो वेट है BSE 100 में, वो है लगभग 80-85 पैसा। मेरे पोर्टफोलियो में हमारे पास 8.5% है, तो मैं 7.8 एक्टिव हूं। तो अगर बजाज फिनसर्व अच्छा करता है तो आप समझिए पोर्टफोलियो पे कैसा उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो ये वो वक्त है जिसमें आपको हेज करने की उतनी जरूरत नहीं है। लार्ज कैप पे कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिव वेट अप्रोच लेके चलेंगे तो आपको आने वाले टाइम में बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। सर, पिछले 2-3 सालों से ये भी देखा है कि इन्वेस्टर का जो रुझान है गोल्ड एंड सिल्वर पे भी काफी रहा है। क्या इस लेवल पे भी पोर्टफोलियो में गोल्ड एंड सिल्वर को रखना चाहिए? देखिए सर, गोल्ड, जहां तक मेरी बात है कि अब आपको गोल्ड पे अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप इंश्योरेंस बाय करते हैं वैसे आप गोल्ड बाय करिए। इन्वेस्टमेंट का इंश्योरेंस। इन्वेस्टमेंट का इंश्योरेंस। जब आपको क्राइसिस सिचुएशन आएगा, गोल्ड विल ऑलवेज बी वन ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ दैट। तो अब आप समझिए कि एडवाइजरी जब आप करते हैं, जब आप लोगों से जाके मिलते हैं, उनको वेल्थ पे आप बताते हैं, तो कहीं ना कहीं डिपेंडिंग अपॉन किसका क्या रिस्क एलोकेशन है और एपेटाइट है, आपको गोल्ड का खासकर एलोकेशन रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस हैज नाउ बिकम मोर ऑफ एन इंश्योरेंस देन एन इन्वेस्टमेंट। तो उसका परसेंटेज क्या रखें? सर, वो डिपेंड करता है। जैसे आज आपका इक्विटी किस क्लाइंट के कितना होना चाहिए, डिपेंड करता है क्लाइंट का कितना रिस्क एपेटाइट है। तो डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट्स पोर्टफोलियो आप परसेंटेज आप डिसाइड करें, बट क्या वो होना चाहिए? आंसर इज 100% यस। सर, आप तो काफ़ी स्टेट्स में जाते हैं, कहीं फिर शहरों में जाते हैं, जनरली क्या इन्वेस्टर इस सिनारियो में मिस्टेक्स कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? सर देखिए, मिस्टेक तो ये है कि जब भी चेंजेस आता है मार्केट में, यू हैव टू गेट योरसेल्फ अलाइन्ड विद द चेंज। अगर आप अपने को अलाइन नहीं कर रहे हैं तो आई थिंक वो सबसे बड़ा मिस्टेक वही होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि लार्ज कैप आज के समय में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है,
बट आप उसको इग्नोर करते जाइए, तो इट्स अ मिस्टेक। सी अल्टीमेटली सर देखो, भाव ही भगवान है। हाँ। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि पैसा कैसे बन रहा है, आपको होना चाहिए कि पैसा बनना चाहिए। वहां पे सर मुकेश भाई आप जैसे लोग का रोल बहुत है। तो इन्वेस्टर को मेरा एक ही संदेश रहेगा कि अपने एडवाइजर्स और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की सुने, वो जो बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी हर बात के पीछे कोई ना कोई रिसर्च है। वहां पे अगर तर्क ना करें और उनकी एडवाइस पे काम करें तो अल्टीमेटली पैसा बनेगा। ओके, तो आपको लगता है सर कि जो अल्फा जनरेट करना है तो लार्ज कैप से अल्फा जनरेट हो सकता है या किसी और स्ट्रेटजी के थ्रू भी हम अल्फा जनरेट कर सकते हैं? सर इतिहास गवाह है, आज के लार्ज कैप बने इसीलिए क्योंकि उन्होंने अल्फा क्रिएट करके दिया है। तो आप अगर ये देखें कि आपके अच्छे नाम और काफी नामचीन नाम अगर आपके 52 वीक लो पे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सितंबर 2024 से मार्च 2026 के बीच में अगर निफ्टी में अर्निंग्स ग्रोथ 11% कैगर का है और निफ्टी 10% नीचे है, तो वो अर्निंग्स कहां गए? कभी तो आप उनको रिकॉग्नाइज करोगे, और रिकॉग्नाइज करोगे तो कभी तुमको मल्टीपल दोगे आप, और अगर दोगे तो प्राइस में मूवमेंट तो आएगा ना। तो अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखना है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखना है, तो लार्ज कैप इज द बेस्ट प्ले। तो सर अगले 5 साल के लिए यदि किसी को निवेश करना है तो उसका एलोकेशन किस तरह से होना चाहिए, और क्या उसका इंडिया के बाहर भी निवेश करना चाहिए, गोल्ड एंड सिल्वर में भी निवेश करना चाहिए, या इक्विटी डेट सभी का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए? सर आई थिंक ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि एक इन्वेस्टर को आज के समय में क्या करना है, क्योंकि सर वो आपका सब्जेक्ट है। डेफिनेटली। सी मेरा मानना है कि एसेट एलोकेशन इज द किंग। देखो कभी भी सर पैसा जो है ना वो स्टॉक सिलेक्शन से नहीं बनता है, पैसा बनता है एसेट एलोकेशन से। और हर वक्त में अपना अपना एक एसेट एलोकेशन जिसका वैल्यूएशन, रिस्क एपेटाइट, टाइम होराइजन, जिसे हम बोलते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग। रिस्क प्रोफाइलिंग ही डिसाइड करता है कि एसेट एलोकेशन क्या होगा क्लाइंट का। और अगर आपने सही एसेट एलोकेशन कर दिया तो सर इक्विटी में इतिहास गवाह है। सर हमने कोविड का टाइम भी देख लिया, जिन लोगों ने कोविड में पैसा डाला था, निफ्टी पे आज भी 3 गुना है इतना होने के बाद। तो ये आपके लिए बेस्ट आंसर है। पर कई बार सर क्लाइंट क्या होता है कि जब मार्केट चलता है ना तो उसको इक्विटी अच्छा लगता है, फिर उसको डेट गोल्ड के रिटर्न्स अच्छे नहीं लगते हैं। सर मेरा आपको इसका एक ही जवाब होगा कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं तो सर ये बहुत बड़ा मिथ है। एक्चुअली योर जॉब इज नॉट टू मैनेज क्लाइंट्स पोर्टफोलियो, योर जॉब इज टू मैनेज क्लाइंट्स इमोशंस। और अगर सर क्लाइंट्स को पता ही है उसको क्या करना है तो वो सर खुद ही कर लेगा। तो आपका बहुत बड़ा रोल है ऐसे टाइम पे जब अपॉर्चुनिटीज बन के निकल रही हैं कि क्लाइंट को समझाएं और उनसे वो एलोकेशंस करवाएं। थैंक यू वेरी मच सर, आपके व्यू की वजह से हमारे कई क्लाइंटों को उसमें क्लैरिटी हुई होगी और इस वोलेटाइल मार्केट में वो भी अपना एक स्ट्रेटजी बना पाएंगे और अपने पोर्टफोलियो को नए तरीके से मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नो थैंक यू, माय प्लेजर।